हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्या इंडियन मेट्रो न्यूज ये आई है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि इस बार का जो मॉनसून होने वाला है वो नॉर्मल होने वाला है, डिस्पाइट हमारे यहाँ एल नीनो की कंडीशन है। ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल नीनो ला नीना। एल नीनो जो होता है इसमें हम लोग को सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर ये होता है, ये वाली कंडीशन। राइट, एल नीनो की कंडीशन कहां पर होती है? सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर। यहां पर सूखा पड़ जाता है, जब भी एल नीनो आता है तो उस समय ड्रॉट की स्थिति आ जाती है, यानी कि सूखा जो है वो पड़ जाता है। और एल नीनो के समय पर हम लोग को देखने को मिलता है कि टेम्परेचर लेवल जो है एवरेज से ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर लेवल जो है वो एवरेज से ज्यादा हो जाता है। मॉनसून का मतलब ये होता है कि हैवी रेनफॉल, बारिश जो है वो आना। अगर आपसे मॉनसून की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि हैवी रेनफॉल, जब भी ज्यादा बारिश आती है, एक ऐसा विंड सिस्टम है जिसमें बारिश जो है वो ज्यादा आती है। और इंडियन समर मॉनसून जो है वो क्या होता है, वो कितनी कंट्रीज को कवर करता है? 25 कंट्री को, और लगभग 18,000 किलोमीटर का एरिया ईस्ट टू वेस्ट और 6,000 किलोमीटर का एरिया साउथ टू नॉर्थ। इतने बड़े एरिया पर हम लोग को इंडियन समर मॉनसून देखने को मिलता है। फिर एक न्यूज में एक टर्म आया था इंडियन ओशन डाइपोल, तो ये भी एक प्रकार का क्लाइमेट फिनोमेना है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सी सरफेस यानी कि समुद्र की सतह का जो टेम्परेचर है, राइट, वो जो है वो ज्यादा हो जाता है, या फिर फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिलता है, कम ज्यादा होता रहता है ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। और ये बिल्कुल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की तरह ही, एल नीनो की तरह ही है, बट ये छोटे एरिया पर जो है वो होता है। राइट, इंडियन ओशन डायपोल, तो कह रहे हैं कि इंडियन ओशन डायपोल वाली स्थिति जो है वो बनी है, और उसी कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एल नीनो होने के बावजूद भी हमारा मॉनसून जो होगा इस बार का नॉर्मल होगा। ये चीज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने समझाई है। बताओ, बात क्लियर हुई सभी को? ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ? तो देखिए, न्यूज में जो है वो ये चीज बताई जा रही है कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण, क्या, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक रिपोर्ट में स्टडी के थ्रू ये बताया गया है कि अगर टेम्परेचर लेवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो घरेलू हिंसा 4.49% जो है वो बढ़ जाएगी। घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा हिंसा जो होती है फिजिकल हम लोग को देखने को मिलती है, मारा पीटी वगैरह, फिर इमोशनल, फिर सेक्सुअल हिंसा हम लोग को नजर आती है। तो देखो आपको कितना अच्छा एंगल मिल गया। आपको ऑलरेडी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों के कारण कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। राइट, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, प्रदूषण बनने की प्रदूषण जो होता जा रहा है लगातार, उसके कारण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। राइट, काफी सारे आइलैंड जो है वो खतरे में है। तो इतने सारे फैक्टर्स आपको ऑलरेडी पता है। प्लस अगर आप ये भी लिख देंगे ना अपने मेंस के आंसर में कि इसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस में भी बढ़ोतरी हो रही है, और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप सवाल ये उठता है कि कैसे बढ़ोतरी हो रही है। तो टेम्परेचर लेवल अगर बढ़ेगा तो लोग काम वगैरह नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि दिहाड़ी मजदूर वगैरह जो होते हैं, जो धूप पर काम करते हैं, उसके कारण क्या होता है, कभी उनको लू लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, कभी हीट स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी तो इतनी स्थिति खराब है कि डेथ तक हो जाती है। इंडिया के अंदर भी ये केसेस नजर आए हैं हीट रिलेटेड डेथ के। तो अब अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उनकी इनकम जो है वो नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं नो वर्क नो मनी या नो पे। राइट, तो अगर वो काम पर नहीं जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन वो घर में अपनी औरतों पर जो है वो निकालते हैं। तो औरतों के लिए बड़ी दिक्कत वाली कहानी है। राइट, क्योंकि पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनको घर पर झेलना पड़ता है। बेचारी घर पर फ्रस्ट्रेशन जो है वो झेल लेती है, और डबल वर्कलोड उनके ऊपर आ जाएगा। उनको घर का तो काम करना ही पड़ेगा अपने, बल्कि दूसरी जगह पर डोमेस्टिक वर्क करने का भी प्रेशर जो है वो झेलना पड़ेगा। और ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करेगा 2090 के समय पर, फिर नेपाल और पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी न्यूज थी जिसमें हम लोग को एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो मिल गया कि अब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण डोमेस्टिक वायलेंस में भी बढ़ोतरी हम लोग को जो है वो नजर आती है। तो ये फैक्ट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो न्यूज ये आ रही है कि इंडिया की बायो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ना ही प्रॉपर पॉलिसी जो है वो बना रही है, पॉलिसी सपोर्ट दे रही है, ना ही फंडिंग जो है वो प्रॉपर करवा रही है। तो सवाल ये उठता है, ये बायो इकोनॉमी जो है वो है क्या? राइट, जैव अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है क्या? राइट, तो देखिए, ये जो बायो मतलब कोई भी चीज जो जैविक हो, राइट, लिविंग नेचर की हो। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हुए, राइट, क्योंकि आज की डेट में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को उपयोग ना करके बायो फर्टिलाइजर को उपयोग कर रहे हैं। आपको बताया कि बायो गैस वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं,
किसी भी तरीके से पैसे कमा रहे हैं जिसमें बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, बायोमास का उपयोग किया जा रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए या सर्विस देने के लिए या कोई भी सामान वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसी बेसिकली एक्टिविटीज को बायो इकोनॉमी कहते हैं, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इंडिया के बायो इकोनॉमी सेक्टर की बात करें तो एक डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी जो है, उनकी एक रिपोर्ट आती है बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, राइट। इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर इंडिया की जीडीपी में 2.6% कंट्रीब्यूशन है इंडियन बायो इकोनॉमी का, और 2030 तक ये कंट्रीब्यूशन 5% से ज्यादा हो जाएगा। तो इशू इज दिस कि हम आज की रेट पर, जिस पर हम लोग को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, प्रॉपर फंडिंग करवानी चाहिए, वो फंडिंग नहीं करवा रहे हैं। ये चीज हम लोग को न्यूज में जो है वो नजर आई थी, देखने को मिली। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो न्यूज आई है इसमें बताया ये जा रहा है, हम एक पर्टिकुलर बिल को जो है वो अमेंड कर रहे हैं, मतलब एक रूल्स अभी सरकार ने जो है वो क्या किया है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2023 लेकर आई है। नए नियम जो है वो लेकर आए हैं, क्योंकि कोई भी दवाई जब आती है मार्केट में तो उसकी क्या होती है, उसका ट्रायल होता है ह्यूमंस पे या एनिमल पे होता है। तो अब रिसर्चर जो है उनको परमिशन दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप एनिमल्स का उपयोग मत करिए टेस्टिंग के लिए, और ह्यूमन रेलिवेंट मेथड का उपयोग करें, जैसे कि आप 3D ऑर्गेनाइज, 3D बायो प्रिंटर, ऑर्गन ऑन चिप्स, इस प्रकार की चीजों का उपयोग करें। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें ह्यूमन या एनिमल के टिश्यू या ऑर्गन जो है वो लिए जाते हैं और उस पर जो है वो टेस्टिंग होती है, ना कि किसी की लाइफ को जो है वो डेंजर में डाला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अब आप, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है भाई, एनिमल के ऊपर जो है वो टेस्टिंग होती है, चूहों के ऊपर टेस्टिंग होती है, तो ये गलत बात है ना। आप जो है वो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, कि उनको जो है वो अच्छी दवाई जो है मिल सके, आप किसी जानवर की जान जो है वो जोखिम में जो है वो डाल रहे होते हैं, तो गलत बात है। तो ऐसी चीज दूसरी कंट्री भी कर चुकी है, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, साउथ कोरिया, इन सब कंट्री में भी इस प्रकार के रूल्स, नियम जो है वो आ चुके हैं कि क्लिनिकल ट्रायल जो है वो आप ह्यूमंस के ऊपर जो है वो ना करें, राइट। कितनी अच्छी बात है ये, हम लोग को जो देखने को मिल रही है, राइट। ये एक न्यूज हम लोग को जो है वो नजर आई। तो न्यूज ये आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये फैसला लिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलेज के अंदर होता क्या है कि जैसे कि जो लोग ब्लैक हैं, राइट, तो उनको जो है वो उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है कि ब्लैक को जो है वो इंक्लूड करो। तो एक प्रकार से ये भेदभाव है ना, एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद का डिस्क्रिमिनेशन है। तो यूएसए के कॉलेजेस के अंदर एक पॉलिसी है एडमिशन को लेकर कि भाई काले लोग इतने होंगे, गोरे लोग इतने होंगे, तो बोल यूएसए ने मना कर दिया, बोला कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने ये सब पॉलिसी को बंद करो, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम जो है वो समानता पर फोकस करेंगे, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो दो, इस प्रकार का जो है वो रंग भेद वाली चीजें जो है वो सामने लेकर ही मत आओ, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर काफी ज्यादा ब्लैक पीपल पर अटैक्स वगैरह भी जो है वो होते हैं, राइट। तो ये एक न्यूज थी। तो एक न्यूज हम लोग को देखने को मिली पेन पिंटर प्राइज से रिलेटेड। पेन पिंटर प्राइज 2023, पेन पिंटर प्राइज की शुरुआत होती है 2009 में। ये उन राइटर्स को जो है वो प्राइज दिया जाता है जो राइटर्स यूके, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ कंट्री के हम लोग को जो है वो नजर आते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि ब्रिटिश राज वाली कंट्री, राइट। अभी ये प्राइज जो मिला है मिशेल रोजन को, तो ये इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर और पोएट है, यानी कि बच्चों की लेख जो है वो लिखते हैं, बच्चों की कविताएं वगैरह जो है वो लिखते हैं, तो इनको जो है ये प्राइज से सम्मानित किया गया। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है, एक लिस्ट जो है वो बनाता है अपने पास, एक रिकॉर्ड जो है वो बनाता है। उस रिकॉर्ड में ये उन कंट्रीज को शामिल करता है जिन कंट्रीज के अंदर बच्चे जो है वो या तो वेपन्स पकड़ ले रहे हैं या तो वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, राइट। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने वाली जो कंट्री, यानी कि बच्चे, जहां पर स्पेशली चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे जो होते हैं जिनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है या फिर वो इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो शिकार बन जाते हैं, तो इंडिया पहले इस लिस्ट में हुआ करता था, राइट। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने ये चीज बोली है कि इंडिया ने अच्छी पॉलिसी बनाई कि बच्चों के हाथ से बंदूक हटवाकर या बच्चों को उस जोन में डालना ही नहीं जो जोन जो है वो खतरनाक है, जिस जोन में बच्चे जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, राइट। लगातार जो लड़ाई झगड़े नहीं होते, गोलीबारी, बंदूक, राइट, चलती है, बमबारी होती है, तो उसमें बच्चे भी जो है वो चपेट में आते हैं। तो इंडिया ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कि इन बच्चों को प्रोटेक्ट कर लिया इंडिया ने, राइट। क्योंकि हमें देखने को मिला था पहले जब इंडिया को डाला गया था, जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा जो थे, लड़के जो थे, वो इन्वॉल्व हो गए थे आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, अपने हाथ में उन्होंने वेपन्स जो है वो ले लिए थे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और आज की डेट में सबसे ज्यादा मतलब बच्चे जो इन्वॉल्व है आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, चाहे वो चपेट में आ गए या हाथ में उन्होंने वेपन्स उठा लिए, दोनों एक ही बात है।
तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजराइल, पैलेस्टीन, सोमालिया, सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, यमन, ऐसी कंट्रीज में सबसे ज्यादा इश्यूज हम लोग को आज की डेट में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन की काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। तो देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कुछ स्कीम्स को जो है वो अभी अप्रूव किया है कि जिससे कि हमारे जो किसान हैं वो फर्टिलाइजर्स को जो है वो बेहतर तरीके से उपयोग करें, फर्टिलाइजर्स का बेहतर तरीके से उपयोग करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें स्कीम जो है वो पीएम प्रणाम करके एक स्कीम है। इस स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि हमारी धरती जो है उसको ठीक करना, कि इस प्रकार से आप फर्टिलाइजर को उपयोग करो कि धरती, मिट्टी वगैरह जो है वो खराब ना हो, धरती का नुकसान ना हो। इन सब चीजों की पूरी अवेयरनेस किसानों तक पहुंचानी है। दूसरी स्कीम है एमडीए स्कीम, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट जो है वो किया जा रहा है। फिर तीसरी स्कीम है यूरिया गोल्ड, जिसमें सल्फर का कोट जो है वो डाला जा रहा है यूरिया के अंदर, मतलब यानी कि अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है तो उस कमी को पूरी करने के लिए ये एडिशनल सल्फर जो है वो डाला जा रहा है। फिर एक है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, केंद्र मतलब कि सेंटर होते हैं। इस सेंटर के माध्यम से जो है वो किसानों को जो है वो मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? कि किसान जो है वो पूछताछ कर सकेंगे कि भाई वो कैसे अपने मतलब इफेक्टिव तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर करें, इफेक्टिव तरीके से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फसल जो है वो उगे और मिट्टी को नुकसान ना हो, मिट्टी नरिश रहे, राइट। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। क्लियर?